हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नित्य एग्जाम पॉइंटर पर। दोस्तों आज है 21 जून और आज है दोस्तों संडे, तो इसलिए आज का जो टाइम होता है दोस्तों वो होता है वीकली करंट अफेयर्स का दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोग दोस्तों सप्ताह भर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है दोस्तों। तो ये बताना है कि जो पूर्णकालिक निदेशक होंगे या सीईओ होंगे उनके लिए जो आरबीआई है द्वारा प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या निर्धारित की गई दोस्तों। तो वो की गई है दोस्तों 70 वर्ष। तो 70 वर्ष निर्धारित की गई है। रिजर्व बैंक आरबीआई ने जो बैंकों के प्रवर्तक समूह हैं उनसे संबंधित अनुबंध रखने वाले जो सीईओ हैं, अधिकारी हैं और पूर्णकालिक निदेशक हैं दोस्तों, उनकी जो ऊपरी आयु सीमा है वो 70 वर्ष जो है तय कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित हैं। केंद्रीय बैंक ने सीईओ डब्ल्यूटीओ के लिए आंतरिक नीति के रूप में कम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत बैंकों के लिए एक खंड भी प्रदान किया है दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सुसंगत प्रशासन की संस्कृति को मजबूती देने और स्वामित्व से प्रबंधन को अलग करने के सिद्धांत को अपनाने के प्रयास में इस कदम का प्रस्ताव दोस्तों दिया है। तो एज अब इस समय कितनी कर दी गई है फिक्स दोस्तों, तो 70 वर्ष कर दी गई है। जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। बाकी इधर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके रोक कर करके आप इस पूरे डिस्क्रिप्शन को दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों, जिसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वो स्थापना जब हुई थी दोस्तों तो इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, कोलकाता में था। अब इस समय इसका जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। और इसके जो गवर्नर हैं दोस्तों इस समय मिस्टर शक्तिकांत दास जी हैं। और जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राजा परवा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। बहुत फेमस है, आपको इसको याद रखना है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, उड़ीसा में मनाया जाता है। तो उड़ीसा में राजा परवा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। यह 3 दिन की अवधि के लिए मनाया जाता है। मानसून की शुरुआत को चिन्हित करता है और पृथ्वी की स्त्रीत्व की शुरुआत का जश्न मनाता है। राज्य में सभी कृषि कार्य जो होते हैं दोस्तों इन 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिए जाते हैं दोस्तों। उत्सव मुख्य रूप से पृथ्वी के नारीत्व और मातृ पृथ्वी का है। यह भूदेवी इस समय के दौरान मासिक धर्म से गुजरती हैं और चौथा दिन शुद्धि स्नान का दिन होता है दोस्तों। तो 3 दिन जो है पूरी कृषि कार्य संबंधित जो है वो कार्यक्रम निलंबित कर दिए जाते हैं। तो ये राजा परवा किससे संबंधित है ये आपको याद रखना है, किस राज्य में, तो उड़ीसा में। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। पिक्चर में देखें तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा दोस्तों। ये जो बॉर्डर बनना है ये उड़ीसा का है दोस्तों। उड़ीसा के जो इस समय सीएम है दोस्तों वो कौन है, आपके नवीन पटनायक हैं। और जो गवर्नर हैं दोस्तों वो कौन हैं, गणेशी लाल हैं। और ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ, ये दोस्तों क्या है, चिल्का झील है जो कि बहुत फेमस है। क्या है, चिल्का झील किस लिए फेमस है दोस्तों, तो भारत की सबसे बड़ी जो है क्या है, लैगून झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों आपको इसमें जो है वो याद करना जरूरी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बाल श्रम निषेध दिवस 2020 का विषय क्या है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विषय आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों क्या है, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, ये इस बार का थीम था दोस्तों। तो बाल श्रम निषेध दिवस 2020 का जो विषय था, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ये जो दिवस है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है इस तथ्य को रेखांकित करने के लिए है कि बड़ी संख्या में युवा आबादी को काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस वर्ष 2020 का जो मुख्य केंद्र बाल श्रम पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर है दोस्तों। तो इसकी शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जो है बाल श्रम की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक प्रयासों के बारे में जागरूकता
पैदा करने और बढ़ाने के लिए दोस्तों घोषित की गई है। तो किसके द्वारा की गई है दोस्तों? ILO और UN द्वारा ये मिला करके दोस्तों की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? तो केंद्र सरकार ने हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है आरोग्य पथ। आरोग्य पथ के नाम से CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, आरोग्य पथ नाम दिया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? कि वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है। आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की जो है वो मदद करेगा दोस्तों। सभी जो देखभाल संबंधी सामान हैं वो एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगे। यह एकीकृत सार्वजनिक मंच ग्राहकों को रोज़ महसूस किए जाने वाले कई मुद्दों से निपटने में मददगार भी साबित हो सकता है दोस्तों। तो हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? आरोग्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से कौन होंगे दोस्तों? तो वो होंगे शंभू एस कुमारन। तो शंभू एस कुमारन जो है दोस्तों फिलीपींस गणराज्य के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त होंगे। वो वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। शंभू एस कुमारन फिलीपींस गणराज्य में जयदीप मजूमदार के स्थान पर भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 6 नंबर। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है दोस्तों वो अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। अंकटाड दोस्तों बहुत ही फेमस है। आप इस वीक में हमने ही 2-3 बार इसके बारे में जो है दोस्तों चर्चा किया है अंकटाड के बारे में। तो अंकटाड क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो उसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये अंकटाड के बारे में आपको इतना नोट करके रखना है, आगे बहुत काम आएगा। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यानी कि UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। तो खास करके यही आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि कौन सा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। UPSC में, IAS में दोस्तों ये फिक्स है, एक क्वेश्चन इससे संबंधित जरूर आते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। इतने बड़े एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स रहता है दोस्तों, छोटे एग्जामों में एक क्वेश्चन बड़े आराम से बनता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े FDI प्राप्तकर्ता देशों की सूची में ये भारत का स्थान 9वां है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको देखना है। जबकि 2018 में किस प्लेस पर था दोस्तों? तो ये 12वें स्थान पर था। ये दोस्तों UPPCS के लिए आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि UPPCS खास करके 1-2 साल पहले का ही पूछता है कि इस साल में किस प्लेस पर था, क्योंकि वर्तमान तो सब रट्टा मारते हैं, 2 साल पहले का पूछता है। 2019 में देश में FDI का प्रवाह 20% बढ़ करके कितना हो गया दोस्तों? 51 बिलियन हो गया। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस समय जो प्रवाह है दोस्तों वो कितना है? 51 बिलियन डॉलर का है। ऐसे आपको ऑप्शन बना करके पूछ लेगा। तो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है दोस्तों कोविड-19 महामारी की अवधि के बाद भारत में कम लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि जारी रहेगी और भारत का बड़ा बाजार देश में बाजार की मांग वाले निवेश को आकर्षित तो करता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न से कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की पहली 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है दोस्तों? तो 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने वाली कौन है? तो वो है दोस्तों RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका बाजार पूंजीकरण के मामले में जो एसेट है दोस्तों कुल मिलाकर के 150 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। हाल ही में कंपनी का बाजार पूंजीकरण 11.15 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो डॉलर के मुकाबले रुपए की 76.18 विनिमय दर के अनुसार लगभग 150 बिलियन डॉलर की है। RIL का बाजार पूंजीकरण अब सिर्फ वैश्विक ऊर्जा कंपनियों जैसे कि रॉयल डच शेल, टोटल SA और VP की तुलना में भी अब इस समय क्या हो गई है? अधिक हो गई है। तो 150 बिलियन डॉलर की कंपनी कौन बनी है दोस्तों भारत की? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत के 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ सहयोग किया है दोस्तों? तो वो किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने और उजागर करने के लिए एक विशेष फिल्म श्रृंखला के निर्माण के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ एक सहयोग किया है। इस श्रृंखला को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत जो है दोस्तों वो प्रदर्शित किया जाएगा। तो आपको ये पॉइंट जो है ध्यान रखना है। खेल मंत्रालय का एक ऑलरेडी कार्यक्रम है। फिट इंडिया ने पहल के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ सहयोग किया है। श्रृंखला का उद्देश्य क्या है दोस्तों कि भारत के स्वदेशी खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन राज्यों के बारे में भी है जो खेल से संबंधित हैं। अभी श्रृंखला में जो खेल आएंगे 10 खेल आएंगे दोस्तों, वो क्या है, गटका, कबड्डी, कलारिया, पट्टू, खो खो और मल्लखंब, रोल बॉल, स्काई, शूटिंग बॉल, टांगटा और टग ऑफ वार। तो ये 10 खेल होंगे जो शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी WCI रैंकिंग में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो भारत को स्थान जो प्राप्त हुआ है वो 43 स्थान प्राप्त हुआ है। IMD की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां मसलन कमज़ोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी भी कायम है दोस्तों। कुछ कुल 63 देशों की सूची में सिंगापुर जो है वो पहले स्थान पर बरकरार है, वहीं डेनमार्क दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। भारत का स्थान कौन सा है 43 और पहले स्थान पर कौन है सिंगापुर। बस 2 चीज़ें आपको याद रखना है और नेक्स्ट पे मूव कर जाना है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है दोस्तों? तो भारत कुल मिलाकर के 9वें स्थान पर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो भारत को वर्ष 2019 में कुल $51 अरब का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ और FDI पाने के मामले में इस समय किस प्लेस पर है दोस्तों? 9वें प्लेस पर है। तो ये $51 अरब आपको याद रखने हैं, ये नोट करने वाली पॉइंट है। और किस प्लेस पर रहा दोस्तों, ये नोट करने वाली पॉइंट है। ये 2 पॉइंट आपको ज़रूर याद रखने हैं। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये तो आपको 3 पॉइंट इससे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नोट करना है और आगे बढ़ लेना है। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में निम्न में से किस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? बेल्जियम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा उसकी तरफ से जून के लिए वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई है दोस्तों, जिनमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 108वां। तो ये आपको नोट करना है। और पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? बेल्जियम, आपको ये नोट करना है। ठीक है, 2 चीज़ें नोट करना है और आगे बढ़ लेना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय किया है? तो अभी तक 25 लाख रुपए मिलते थे दोस्तों, अब कितने मिलेंगे? 50 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुआ है, जिसमें फैसला लिया गया है कि पहले जो 25 लाख दिए जाते थे, अब वो 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों शहीद की पत्नी एवं बच्चों को 35 लाख रुपए, माता पिता अथवा उनमें से जीविता जो भी होंगे उनको 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी WCI रैंकिंग में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ही चर्चा किया गया, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। फर्स्ट स्थान वाला पूछ लिया है। तो स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल द्वारा ये जो है जारी किया जाता है दोस्तों। 1989 से हर साल ये दी जा रही है। यह रैंकिंग स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल द्वारा 1989 से हर साल दी जा रही है। कुल 63 देशों की सूची में सिंगापुर दोस्तों पहले स्थान पर है। बस आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व परिवार प्रेषण दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 16 जून को। प्रतिवर्ष 16 जून को विश्व परिवार प्रेषण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके द्वारा उन प्रवासियों के योगदान को सम्मानित किया जाता है जो अपने दूसरे देश में कार्य करके अपने देश में
अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर करने हेतु कार्य करते हैं, तो उसके लिए इनको सम्मानित किया जाता है। यह दिन दुनिया भर में अपने लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की साझेदारी में किस संगठन ने ADIP योजना का आयोजन किया है दोस्तों? तो वो किया है एलिम्को ने ADIP योजना का आयोजन किया है। तो आभासी ADIP कैंप भारत के कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन जिला प्रशासन फिरोजपुर के साथ निकट समन्वय के तहत लॉकडाउन के बाद आयोजित किया गया यह पहला कैंप है दोस्तों। इससे क्या होगा कि महामारी कोविड-19 के कारण जो समाज में व्याप्त अभूतपूर्व स्थिति के बीच भारत सरकार द्वारा विशेष उपाय जो है वो किए गए हैं, ताकि जो भी कल्याणकारी योजना का लाभ दिव्यांगजनों को मिल रहा था वो निर्बाध रूप से दोस्तों मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी जिसे कि हम AIIB कहते हैं, ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है दोस्तों? तो वो घोषणा की है 5,714 करोड़ रुपए। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में कहा है कि उसने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए मदद के रूप में $75 करोड़ यानी कि 5,714 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। इससे सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किए जाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। और बहुपक्षीय बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है, AIIB का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है दोस्तों? तो वो चुना गया है भारत को 8वीं बार। तो 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। भारत साल 2020-21 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। भारत इससे पहले भी 50, 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92 और 11, 12 में यह जिम्मेदारी दोस्तों निभा चुका है। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का UN प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये अस्थायी सदस्य बने हैं किसके लिए? 2020 और 21 के लिए। दोस्तों जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। और उसको याद कैसे करेंगे वो मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों बताया था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड से। तो फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया और चाइना हो गया। रिमोट आप चलाते होंगे उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑप्शन आता है, तो इसी के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी निम्न में से कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो वो करेगा बहरीन जो है चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी करने जा रहा है। तो दोस्तों हाल ही में बहरीन जो है अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेज़बानी करेगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। बहरीन की राजधानी क्या है दोस्तों? मनामा। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या है? बहरीनी दिनार यहाँ की मुद्रा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है दोस्तों? तो वो हैं IM विजयन के नाम की सिफारिश की गई है। तो देश का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है दोस्तों पद्मश्री अवार्ड। इसके नाम की सिफारिश IM विजयन का किया गया है दोस्तों, और यह खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया गया है। विजयन है दोस्तों 2003 में अर्जुन अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं और 3 बार AIFF प्लेयर्स ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं और देश के सबसे कुशल फुटबॉलरों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यात आयात यानी कि एग्जिम बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से $21.57 करोड़
की ऋण सुविधा प्रदान की है दोस्तों, तो वो किसे की है? मलावी को। मलावी को 21.57 करोड़ डॉलर की सहायता नहीं, इसे ऋण सुविधा प्रदान की है। तो सहायता का इस्तेमाल किस लिए होगा दोस्तों? तो पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं पर किया जाएगा। साथ ही एग्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मलावी सरकार को अब तक कुल मिलाकर के 39.57 करोड़ रुपये डॉलर की कुल 5 ऋण सुविधाएँ जो है ऑलरेडी वो प्रदान की जा चुकी हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे कि ये ऋण सुविधाएँ मलावी सरकार को सिंचाई नेटवर्क, तंबाकू थ्रेसिंग, ईंधन भंडारण की सुविधा आपूर्ति के लिए और लिखुबुला नदी से मुंजाले से ब्लैंटायर तक एक नई पेयजल आपूर्ति प्रणाली के निर्माण संबंधी परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु प्रदान की गई है दोस्तों। इतनी सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किस संगठन ने भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन आकलन रिपोर्ट जारी की है दोस्तों? वो जारी की है जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र पुणे ने। सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च ये कहाँ पर है दोस्तों? पुणे में है। भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन आकलन रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन में मानव जनित गतिविधियों का एक परिणाम है। जलवायु में जो परिवर्तन है दोस्तों वो मानव जनित गतिविधियों का एक परिणाम है। जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र पुणे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत दोस्तों क्या करता है? काम करता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि 1901 से लेकर 2018 की अवधि में भारत की जो औसतन ताप थी उसमें 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। और ग्रीन हाउस गैसें तापमान में गर्मी के प्राथमिक कारण हैं और सदी के अंत तक भारत के औसत तापमान में 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार निम्न में से किस देश को दिए हैं दोस्तों? तो वो दिए गए हैं भारत को। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी का अधिकार दोस्तों भारत को दिया है। यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति के बैठक में लिया गया है। भारत को मेज़बान बनाने की सिफारिश की है। AFC ने भारत ने 2016 में AFC अंडर 16 चैम्पियनशिप और 2017 में FIFA अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी की थी। और AIFF के महासचिव ने कहा है दोस्तों कि यह जो टूर्नामेंट है वो भारत में महिला फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है दोस्तों 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर के शरणार्थियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए शुरू किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो हर साल 20 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, एवरी एक्शन काउंट्स। थीम क्या है दोस्तों? एवरी एक्शन काउंट्स। तो यह दिवस उन लोगों की मजबूती और साहस को दर्शाता है दोस्तों जो संघर्ष या उत्पीड़न से बचने के लिए अपने देश से भागने को मजबूर हो गए हैं। वैश्विक स्तर पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत 20 जून 2001 से की गई है दोस्तों। ठीक है, तो UN द्वारा जो है इसे घोषित किया गया है, 20 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एवरी एक्शन काउंट्स। और किसके लिए मनाया जाता है ये? शुरुआत कब की गई दोस्तों? 20 जून 2001। तो इतनी सारी पॉइंटें आपको इसमें से नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए कम लागत वाले VTM किट, RT-PCR किट और RNA आइसोलेशन किट विकसित किए हैं। निम्न में से किसके सहयोग से इनका विकास किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया है RR एनिमल हेल्थ केयर लिमिटेड के सहयोग से। तो IIT गुवाहाटी ने RR एनिमल हेल्थ केयर लिमिटेड और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सहयोग से कोविड-19 के परीक्षण के लिए कम लागत वाले किट विकसित किए हैं। ये किट हैं दोस्तों वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया यानी कि VTM। अब इसको आपको नोट कर लेना है क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि VTM क्या है, या अभी हाल ही में VTM चर्चा में रहा, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट, RT-PCR किट और RNA आइसोलेशन किट। इनकी कीमतों को नीचे न लाने के लिए दोस्तों इनमें स्थानीय बाज़ार में उपलब्ध ऐसी सामग्री का उपयोग किया गया है जो WHO की अनुशंसाओं के अनुरूप हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों
है विश्व का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशियस किस देश से संबंधित है दोस्तों? विश्व का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशियस किस देश से संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। तो कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर